नमस्कार प्रिय साथियों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की 32,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो है दोनों ही लेवल, प्रथम लेवल और सेकंड लेवल के लिए दोनों ही लेवल पर 32,000 पदों के लिए जो भर्ती है वो उसके लिए आवेदन जो है 10 जनवरी 2022 से शुरू होकर 9 फरवरी 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इन आवेदन को भरते समय आपको कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और ज्वाइनिंग के समय और ज्वाइनिंग के पश्चात भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो इन सब के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं और आपके मैंने काफ़ी सवालों को समाहित भी किया है इस वीडियो के दौरान। तो अगर आपके सवाल कुछ इस प्रकार हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से किन किन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है वो आपकी अभी स्क्रीन पर है कि एसएसओ आईडी है उसको कैसे बनानी है और एक अभ्यर्थी जो है वो कितने फॉर्म भर सकता है और फॉर्म कौन भर सकता है। ये विशेष बात है कि फॉर्म कौन भर सकता है, कितने अंक वाला फॉर्म भर सकता है और एडमिशन तारीख जो है वो कौन कौन सी अनिवार्य है, अभी कौन कौन सी तारीख जो है अनिवार्य रूप से भरनी है उस फॉर्म में, ठीक है। और जो विशेष रूप से मेरा फोकस इस पर रहेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो किन विशेष बातों का ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम। क्या वो अस्थायी कर्मचारी हैं अगर प्रोबेशन में है तो, या अस्थायी कर्मचारी है अगर उनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है तो, इसका भी जवाब मिलेगा इस वीडियो के दौरान। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जिनका प्रोबेशन पूरा हो गया है या प्रोबेशन चल रहा है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही है, तो उनको एनओसी कैसे मिलेगी, एनओसी के लिए कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है, इन सब के बारे में। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, उसको क्या दोबारा से रिन्यू बनाए या पहले वाला चल जाएगा, उसके बारे में भी है। और जो जिन्होंने स्टेट ओपन से 10th और 12th कर रखी है वो डेट कहाँ से लेके आएंगे। वैसे जो 7 नंबर पॉइंट है इसका तो अभी बोर्ड के माध्यम से अभी नोटिफिकेशन आया है कि इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो इन वे प्राइवेट, जिन्होंने प्राइवेट 10वीं और 12वीं और जिन्होंने ग्रेजुएशन प्राइवेट कर रखी थी उनके लिए खुशखबरी है, ठीक है। और एक सवाल था कि अदर स्टेट जो पीएच हैं या डाइवोर्स्ड हैं, जो विडो हैं, उनको क्या राजस्थान की विडो कैटेगरी का मतलब फ़ायदा मिलेगा या उनको सीधे जनरल में शामिल किया जाएगा, यानी कि मतलब उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सवाल का भी जवाब इसके माध्यम से मैं देने का प्रयास रहेगा मेरा। और 9th क्वेश्चन जो है नाम संशोधन, अगर किसी छात्र के नाम में कुछ संशोधन है तो उसको मतलब कौन सा नाम अभी डालना है। और मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जैसे किसी छात्र के रीड फॉर्म उसने भरा उस टाइम तो उसने मैरिज नहीं दर्शाई और अब उसने वो मैरिज दर्शाना चाहता है, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, तो किस डेट का बनाना है अभी, मतलब वो मैरिज दिखाना चाहता है तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए होगी एक एसएसओ आईडी, ठीक है। तो राजस्थान, जैसे ही आप राजस्थान सिंगल्स मतलब एसएसओ लिखोगे गूगल पे, एसएसओ आईडी लिखोगे लॉगिन, तो उसमें आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ठीक है। जैसे ही आप ई मित्र वाले के पास जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या आप अपने स्तर पर बनाना चाहो तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करके वो मेल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जन आधार के माध्यम से, इन 4 ऑप्शंस के माध्यम से आप अपनी जो है एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं। इसमें कोई, जैसे आप फेसबुक आईडी बनाते हो या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो, उसी तरह से ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जो लिंक है वो भेजा जाएगा ईमेल आईडी पर, उस पर क्लिक करते ही आपकी वो आ जाएगी, एसएसओ आईडी आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करके वो फॉर्म भरना है। इसके पश्चात जो है जैसे ही आप उसमें खोलोगे, ओपन करोगे तो वहाँ पे एक आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, उस वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो उसके बाद आएगा राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है 21-22 के लिए है। एलिमेंट्री डायरेक्टर जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजस्थान है, वहाँ से इस पर क्लिक करना है आपको, अप्लाई नाउ पे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पहला पेज है वो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब आपको मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूँ कि कौन कौन साथी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। तो जिनके जनरल में 60% है अंक, जिनके अनारक्षित या सामान्य श्रेणी में 60% अंक है, या ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और SC ST के लिए 55% जो उन्होंने प्राप्त कर ली है रीट के अंदर,
यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि रीट के अंदर जिन्होंने 150 में से 55% अंक प्राप्त कर लिए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और समस्त श्रेणी की विधवा या मतलब जिन्होंने डाइवोर्स या जो विडो है या कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स आर्मी मैन है, तो वो मतलब इसके लिए भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो है वो 50% उनके लिए क्राइटेरिया है। और जो निःशक्तजन है जो पीएच कैटेगरी के हैं उनके लिए 40, और जो शहरी आदिम जनजाति है केवल 12 के लिए वो केवल 36% अंक प्राप्त करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन उन सभी साथियों को करना है जिनके जो अपनी कैटेगरी के परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स चाहिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है प्रतिशत जिन्होंने प्राप्त कर लिया उन सभी साथियों को फॉर्म भरना है। ठीक है। और अब फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मेरे पास एक फ़ोटो पड़ा है जिसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके लिए कैसे सबसे पहले ओपन होगा। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल उस पर क्लिक करोगे अप्लाई नाउ पे, वहाँ पे आपके सामने ऐसे इस प्रकार से कुछ कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से हो और इंग्लिश से भरना चाहते हो या नॉन टीएसपी क्षेत्र से हिंदी से भरना चाहते हो तो नॉन टीएसपी आपको हिंदी वाला फॉर्म ओपन करना है। ठीक है, नॉन टीएसपी और हिंदी वाला फॉर्म। अगर इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कौन सा फॉर्म खुलेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये इस प्रकार से जैसे आप नॉन टीएसपी क्षेत्र या टीएसपी क्षेत्र आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अगर आप फॉर्म ओपन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये डिटेल खुलेगी। इसमें चार डिटेल जो है चार डिटेल आपसे मांगी गई है। एक बेसिक डिटेल आपसे मांगी गई है, ठीक है, और पर्सनल डिटेल है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर मांगा गया है, फिर प्रेफरेंस जो जिले हैं आपसे मांगे गए हैं। कुल मिला के 5 प्रोसेस में 5 स्टेप में ये फॉर्म आपसे भरा जाएगा। तो इसमें जो है दिक्कत आ रही थी कि जिन साथियों के दिक्कत आ रही थी कि वैवाहिक स्थिति में अगर आप यस करते हो तो आपसे एक विवाह पंजीयन नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो विवाह पंजीयन नंबर के संदर्भ में ये है कि किसी साथी ने अगर ऑफलाइन बना रखा है तो उस साथी को ऑनलाइन बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरिट दिखाना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वर्तमान में जो डिजिटल बन रहे हैं वो बना लेना चाहिए। ठीक है, और उन साथियों के लिए जिन्होंने रीट फॉर्म भरते टाइम जो पहले फॉर्म भरता मतलब टेट रीट परीक्षा हुई थी उस टाइम अगर मैरिज नहीं दिखाई है अभी दिखाना चाहते हैं तो उन साथियों के लिए मतलब वैलिड तरीका तो यही है कि वे उस तारीख के बाद का मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बनाएं, क्योंकि अगर मतलब बोर्ड को पता लग जाता है कि इन्होंने मतलब उस टाइम तो अनमैरिड दिखाया था और अब मैरिड दिखाना चाह रहे हैं तो मतलब इस दौरान इस अवधि के बीच ही उनकी शादी हुई है। तो अगर आप मुझसे पहले के दिखाते हैं तो आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है अगर उनको पता चलता है तो। ठीक है, नहीं तो आप मतलब सेफ जोन यही है कि अगर आपने पहले मैरिज मतलब नहीं दिखा रखी है तो उस डेट के बाद का ही जो पहले आपने फॉर्म भरा था उसके बाद का ही आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाएं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैरिज सर्टिफिकेट वाला के जवाब हो गया। और अब जिसके नाम संशोधन वाला था, नाम संशोधन वाला का मैंने अभी जैसे बात करी है लगभग 15-20 मिनट पहले ही मेरी बीकानेर निदेशालय में बात हुई है, उनसे लगभग 5-7 मिनट भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि अगर आवेदक का खुद का नाम में कुछ दिक्कत है तो उसको तो तुरंत ही आप करेक्शन करवा लीजिए। अगर फिर भी करेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे हैं जिससे करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप लास्ट में जो आपके वैलिड नाम है, जो आपके ज़्यादातर नाम है, जो बीएड की मार्कशीट में, जो रीट के फॉर्म में और जो एक आधा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे 10th या 12th या जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, इन तीनों में नाम सेम होना चाहिए। वो नाम आप है ना वो करेक्शन करवा दीजिए, करेक्शन हो जाएगा तो मतलब ठीक है, नहीं तो आप है ना बाद में शपथ पत्र लगवा करके उसमें आप और अवधि मांग सकते हो नाम चेंज करवाने की। अंतिम निर्देश यही रहेगा कि जो वैलिड नाम है वो आपका मान्य माना जाएगा। जैसे पिताजी के किसी के पिताजी का नाम गड़बड़ है या मतलब माताजी के नाम में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो उनको भी करेक्शन करवा लेना चाहिए। मतलब वो डॉक्यूमेंट में करेक्शन मतलब जो सही डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर वो नाम सही करवा लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा बताया कि इसके आधार पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अगर शपथ पत्र लगाते हैं तो उनको छूट दी जा सकती है। ठीक है, और एक था कि एडमिशन डेट कहाँ से लेके आए। एडमिशन डेट के बारे में अभी मतलब मैंने चेक की है साइट, तो उन्होंने एक थोड़ी सी रियायत बरती है इस संदर्भ में कि पहले जो है यहाँ पर
जैसे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल था, यहाँ पे जो प्रवेश तिथि है यहाँ पे है ना कैलेंडर का आइकन आ रहा था, और यहाँ से जब तक आप डेट नहीं फिल कर रहे थे तब तक फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी क्या है कि इन्होंने यहाँ से जो है ये वाला जो आइकन है यहाँ से कैलेंडर का आइकन जो है वो हटा दिया है। मतलब कि इसको आप है ना अभी खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं बढ़ना है, आपको यहाँ पे बढ़ना है जो है ये जो 5 नंबर पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लेवल सेलेक्ट करते हो तो आपको BSTC की एडमिशन डेट जो आप प्रथम वर्ष जो है जिस दिन आपने रिपोर्टिंग करी थी, ना कि आपने जो जिस दिन आपने फीस कटवाई थी उस दिन वाली नहीं, कॉलेज की तरफ से आपको एक रिपोर्टिंग स्लिप दी जाएगी। जिस टाइम आपने रिपोर्टिंग करी थी उस टाइम की एक रिपोर्टिंग स्लिप है आपके पास अगर मौजूद है तो आप उस रिपोर्टिंग स्लिप में जो डेट दे रखी है वो आपकी एडमिशन डेट है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्लिप अभी वर्तमान में नहीं है तो आप कॉलेज से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो जितना हो सके आप अपने पास प्रूफ भी रखिए उस डेट का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो मांगी जा सकती है, बाकायदा मांगी जा सकती है, और अपने पास प्रूफ रख सकते हो, ठीक है ना। कॉलेज वाले इसके लिए मतलब मात्र 10 रुपये का शुल्क ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मना कभी नहीं कर सकते। आपका अधिकार है उनसे एडमिशन डेट लेना, उनके पास जो रजिस्टर है उनके पास, उसके आधार पर वो जो स्कूल की या उनके कॉलेज की खुद की जो है लेटर पैड है उस पर कोई आपको उपलब्ध करवा सकते हैं खुद की सील के साथ, ठीक है। तो आप जितना हो सके उन कॉलेज से उस कॉलेज से आप ये डेट ले आइए अति शीघ्र, ठीक है। और अभी जो सवाल आ रहा था एक कि EWS कैटेगरी जो है, EWS कैटेगरी वाले जो है उनका सर्टिफिकेट जो है कब से कब तक वैलिड है। तो जैसा कि बीकानेर निदेशालय के अधिकारी मतलब सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो अगर पिछले साल के 31 अप्रैल से मतलब 31 अप्रैल के बाद का और 30 मार्च 2022 से पहले का अगर मतलब किसी के मतलब 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। मैं आपको एक बार वापस से कंक्लूड करके बता देता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए और 9 फरवरी के बाद तक का वैलिड होना चाहिए। मतलब ये EWS सर्टिफिकेट जो है जितने समय तक वैलिड रहता है तो 9 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है 9 फरवरी से पहले के बने होने चाहिए, इसके संदर्भ में भी आपसे मैं वार्ता करने वाला हूँ, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट जो है 9 फरवरी से आपके पहले का होना चाहिए, मतलब जो आपने रीड फॉर्म भरा था ना उसके बाद का हो सकता है, और 9 फरवरी से तो पहले का आपका जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 9 फरवरी 2022 के बाद का जो आप अगर EWS सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपको उस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब OBC के किसी का जाति प्रमाण पत्र है, वो अगर 9 फरवरी 2022 के बाद का बनवाता है तो उसको OBC का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको जनरल में काउंट करते हुए उसकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरी एक बात हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको 9 फरवरी से पहले बनाने हैं। तो जिन साथियों के इनकम जो है 2.5 लाख से अगर कम है, SC ST कैटेगरी के लिए 2.5 लाख से कम है, उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 9 फरवरी से पहले उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। एक जो है OBC के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। और जो EWS के लिए जो है ये EWS का सर्टिफिकेट है जो है ये भी 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट जो है जिनकी वैलिडिटी जो है 1 साल या 6 महीने है, उनकी वैलिडिटी अगर खत्म हो जाती है तो 9 फरवरी से पहले आप बना लीजिए। जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और मूल निवास सर्टिफिकेट अगर आपके पुराना वाला बना हुआ है, डिजिटल वाला नहीं है, तो आपसे मतलब उनके द्वारा यही बताया गया कि डिजिटल वाला बना दो, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप डिजिटल वाला बना के रखो कि ताकि किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और अभी तक वही वैलिड है जो तहसीलदार द्वारा तो पहले से जो साइन करके बनाया जाता था, जो पेन से साइन करके बनाते थे, वो उनको अभी इनवैलिड तो नहीं किया है, लेकिन मतलब डिजिटल वाले हैं ना वो अभी चल रहे हैं, तो वो आप बनवा लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। और जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर OBC के बना हुआ है तो वो भी उसको रिन्यू कराना होगा, उसको 1 साल के अंतर्गत, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उसके, ठीक है। और कौन सा है चौथा पॉइंट, मैंने इसके अलावा लगभग सारी बात कर ली है। मतलब पहला पॉइंट हो गया SSO ID के संदर्भ मैंने कर लिया, और सेकंड कितने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान आपके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि सामाजिक का आपके पास एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसके अलावा आपके पास था एक था हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य था, और एक था अदर सब्जेक्ट, मान लो कि संस्कृत था आपके पास, मतलब 2 संस्कृत के 2 साहित्य के सब्जेक्ट थे और एक था सामाजिक का, तो आप 3 फॉर्म लगा सकते हैं। एक तो सामाजिक का, कम से कम एक विषय आपका सामाजिक का आपके पास होना चाहिए।
जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें से आपको आपके पास इत्यादि में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप सामाजिक से फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास हिंदी साहित्य है तो आप वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। जो ये सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट जो है वैकल्पिक विषय के रूप में होने चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी साहित्य, उर्दू, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, अगर वैकल्पिक विषय के रूप में तीनों साल आपने पढ़े हैं, तीनों साल अगर आपने वैकल्पिक विषय के रूप में एक भी विषय अगर विषय पढ़ा है, तो आप उस मतलब क्षेत्र से, उस विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उस विषय संबंधित से, जैसे आप सामाजिक से ना केवल एक ही फॉर्म भर पाओगे, और अगर हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। हिंदी के लिए, सामाजिक के लिए, अगर संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 3, अगर आप 3 विषय के लिए एप्लीकेबल हो, योग्य हो, तो आप 3 सब अलग अलग फॉर्म भरेंगे। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। और एडमिशन तारीख वाला मैंने बता दिया कि 10th 12th की इसकी अनिवार्य नहीं है, मतलब अभी वो विकल्प जो है उसको ब्लैंक कर दिया गया है। वहाँ पे अभी कैलेंडर नहीं दिख रहा है, तो आपको इसकी डेट की टेंशन लेनी नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया। 7वां पॉइंट जो है प्राइवेट 10th और 12th करने वाले एडमिशन डेट कहाँ से लेके हैं, इसके संदर्भ में मैंने बात कर ली। अदर स्टेट PH और डाइवर्स जो है उनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई ऐसा है कि अदर स्टेट वाले जो साथी हैं, अगर वो, मैंने भाई एक उदाहरण ले लेता हूँ PH कैटेगरी का, ठीक है। अगर वो अदर स्टेट में PH हैं तो उनको राजस्थान में भी PH कैटेगरी का फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर वो उधर अदर स्टेट में मतलब डाइवोर्स का फायदा उठा रहे हैं, डाइवोर्स कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं, तो राजस्थान में भी उनको फायदा मिलेगा। लेकिन उनको PH कैटेगरी की भी अलग मेरिट बनती है। जनरल, OBC, SC ST इस हिसाब से अलग मेरिट बनती है। तो उनको PH कैटेगरी में जो सामान्य की मेरिट रहेगी, उनको उस मेरिट को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी व्यक्ति उस सामान्य मेरिट के अंतर्गत नंबर ले आता है अगर, तो उनका सिलेक्शन वैलिड माना जाएगा। और अदर स्टेट के जो है जनरल, जितने भी साथी जो है अदर स्टेट के, अगर वो जनरल की मेरिट फाइट करते हैं तो उन सभी साथियों का जनरल की मेरिट से सिलेक्शन होगा। इसमें कोई अभी प्रावधान नहीं है कि 5% लिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। अगर वो जनरल की मेरिट फाइट करते हैं तो उनको जनरल में शामिल, जनरल मेरिट के द्वारा काउंट किया जाएगा और उनका सिलेक्शन जनरल की मेरिट से हो जाएगा, ठीक है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि अगर उनके प्रोबेशन 2 साल का जो प्रोबेशनल पीरियड है, अगर वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या वे अस्थायी कर्मचारी हैं या स्थायी कर्मचारी हैं। तो जैसा कि मैंने बीकानेर निदेशालय से बात करी, उन्होंने बताया कि अगर आप राज्य सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, उनसे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो आप स्थायी कर्मचारी हैं। भले ही आपके स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं हुआ हो, लेकिन आप स्थायी कर्मचारी हैं। ये सबके अलग अलग रूल हैं, लेकिन आप स्थायी कर्मचारी हैं। अगर आप भर्ती के थ्रू लगे हुए हैं, अगर सरकार द्वारा भर्ती करवाई गई है, उसके बाद आप लगे हैं किसी भी विभाग में, तो आप स्थायी कर्मचारी हैं, भले ही आपका प्रोबेशन पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था। गवर्नमेंट 2-3 साथी थे, उन्होंने पूछा था मेरे से कि स्थायी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं। तो उनको स्थायी कर्मचारी में यस फिल करना है, और उसके बाद जो डिटेल मांगी गई है उनको भी फिल करना है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है NOC कब से प्राप्त करें, तो NOC जो है 9 फरवरी से आपको पहले ले लेनी है। जो 9 फरवरी जो अंतिम तिथि है, उससे पहले आपको ले लेनी है। और NOC में क्या लिखवाना है कि सर, मैंने मतलब रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मतलब 90 अंक से ऊपर प्राप्त करने वाले को पात्र माना गया है, और मैं इसके लिए पात्र हूं, और मैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहता हूं। ये आपको NOC से, और विभाग को इस संदर्भ में अगर अंतिम चयन होता है तो विभाग को इस संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं है। ये आपको उस विभाग से लिखवा कर लाना है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो, और आप अपने जो लिपिक हैं, जो बाबू हैं, उनसे भी इस संदर्भ में वार्ता करके उनसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। 1-2 सवाल जो अभी कुछ बाकी रह गए होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल है, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई आपका सवाल मतलब बिना जवाब के रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या टेलीग्राम पे लिख सकते हो। तो मैं लगभग टेलीग्राम चेक करता रहता हूँ। यूट्यूब पे क्या है कि कमेंट हाथों हाथ अपडेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जवाब हाथों हाथ नहीं मिल सकता। और टेलीग्राम पे जो है काफ़ी साथी जो जुड़े हुए हैं, वो इस अंदर में जिनको सही ऑफिशियल जानकारी है, तो वो जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो अंतिम निर्णय है वो बीकानेर निदेशालय का रहेगा। अगर आपको मेरी बातों से अगर कुछ असंतुष्टि है, तो आप बीकानेर निदेशालय से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इस संदर्भ में सर उन्होंने यह बताया है। आप मेरे निर्णय को अंतिम मत मानिएगा। जैसे मतलब किसी भी संदर्भ में मेरे निर्णय अंतिम नहीं है, अंतिम निर्णय बीकानेर निदेशालय का होगा। और अगर कोई
आपके इस संदर्भ में आपत्ति हो तो मुझे भी मतलब आप ज़रूर अवगत कराएं। अगर कोई मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी आप तक पहुंच गई है तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी अवगत कराएं, ताकि मैं भी उस संदर्भ में सुधार करके आपको बता सकूं। मेरे जानकारी में मैंने एकदम सही जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उन सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो। ठीक साहब।